बदकिरदार लड़की, किसका गुनाह पेट में लिए फिर रही है तू मर क्यों नहीं गई? जैसे ही अजलान शाह के कदम हवेली के लाउंज में पड़े तो उसके कानों में शाह बीबी की गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी। उसकी रगें एकदम ही तन गई थी। मुठ्ठियां भींचे जल्दी से वो बड़े कमरे की तरफ बढ़ा। बेहया लड़की, तूने क्या समझा था कि तू गुनाह करेगी और किसी को पता भी ना चलेगा? बता, किसके साथ तूने मुंह काला किया है? भागता हुआ वो जल्दी से कमरे में आया तो देखा कि नूरी के बाल अंजुमन बेगम, जिन्हें जब शाह बीबी कहते थे, सब ने दबोच रखे थे और उससे सख्त लहजे में सवाल जवाब कर रही थी। ये मंजर देखकर एकदम ही अजलान शाह के दिल को कुछ हुआ था, जबकि उसको अपने सामने देखकर नूरी के चेहरे पर चमक आ गई। वो भागते हुए उसके पास जाने लगी थी कि अंजुमन बेगम ने उसे बाजू से पकड़कर पीछे की तरफ धक्का दिया था। खबरदार, खबरदार, जो छोटे साईं को इस मामले में घसीटने या उनकी हिमायत देने की कोशिश भी की तो। अंजुमन बेगम गरजी तो वो दुबक कर पीछे ही बैठी रह गई। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मा जान, अजलान ने ही इसको सर पर चढ़ा रखा था। मगर अब जब उसे इस लड़की के करतूत पता चलेंगे ना, तो वो खुद इसे धक्के देकर घर से बाहर निकालेगा। नाज़नीन ने उनकी हिमायत की थी। अजलान ने उलझन से सबको देखा। एक नज़र नूरी के चेहरे पर पड़ी, जहाँ पर मारपीट के निशान साफ नज़र आ रहे थे। आप लोगों ने नूरी पर हाथ क्यों उठाया? उसने बमुश्किल अपने गुस्से को दबाते हुए पूछा था। अगर अंजुमन बेगम उसकी दादी ना होती तो पता नहीं क्या कर गुजरता वो। अंजुमन बेगम ने आगे बढ़कर अजलान शाह के कंधे पर हाथ रखा और कहने लगी, छोटे साईं, अगर आपको पता चले कि इसने क्या हरकत की है तो आप भी वही करेंगे जो हमने किया है। अजलान शाह ने अबरू उचकाए थे, जैसे पूछ रहा हो कि आखिर इसने किया क्या है। नाज़नीन शाह ने शर्म से मुंह फेर लिया और कहा कि हमें तो बताते भी लाज आ रही है। अब क्या कहें तुमसे? अगर सच यही है कि ये लड़की पेट से है। क्या? ज़मीन और आसमान एकदम ही जैसे अजलान शाह के ऊपर गिरे थे। उसने बेयकीनी से नूरी की तरफ देखा, जो ऐसे बैठी थी कि जैसे उसने जाने कितना बड़ा गुनाह कर दिया, जिसकी माफ़ी उसे नहीं मिल सकती। छोटे साईं, अभी और इसी वक्त इसे धक्के देकर यहाँ से निकालें। हम किसी का गुनाह क्यों पालें? इस लड़की की वजह से हम अपने ख़ानदान की मज़ीद बदनामी नहीं करवा सकते। अंजुमन बेगम ने एक बार फिर से उस पर हाथ उठाने की कोशिश की, मगर इस बार उनका बढ़ा हुआ हाथ अजलान शाह ने रोक दिया। छोटे साईं, उन्होंने बेयकीनी से उसे देखा, जैसे उसे ये उम्मीद नहीं थी। आप नूरी पर हाथ नहीं उठा सकती, जबकि आपको कुछ भी मालूम नहीं और ना ही आप कुछ जानती हैं। आप कहना क्या चाह रहे हैं अजलान? शाह? उन्होंने अपनी रोबदार आवाज़ में पूछा। उन्हें अजलान का यूं अब भी नूरी की हिमायत करना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। ये लड़की जो हमारे महल की नौकरानी है, ये गंदी लड़की ये लड़की जो हमारे महल की नौकरानी है, ये गंदी लड़की जिसे हमने तरस खाकर पनाह दी, आज तुम इस लड़की की खातिर अपनी दादी के सामने खड़े हो जाओगे? हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। अंजुमन बेगम वहीं सोफे पर बैठ गई, सर हाथों में पकड़ लिया। नाज़नीन बेगम जल्दी से उनके पास बैठ गई और अपने एक बेटे को इशारे से चुप रहने का कहा, मगर वो अजलान शाह ही क्या जो किसी की बात सुन लेता। अजलान शाह ने एक नज़र कमरे के कोने में बैठी खामोश से चचा साईं पर डाली। 20 साल पहले के कुछ मनाजिर उनकी आंखों के सामने लहराए। फैसला हो गया था। उसके दिल ने गवाही दे दी कि वो माजी को नहीं दोहराएगा। आप में से कोई नूरी के किरदार पर और उसके होने वाले बच्चे पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। आप में से कोई भी नूरी के किरदार पर और उसके होने वाले बच्चे पर कोई सवाल नहीं उठाएगा, क्योंकि ये मेरा जायज़ बच्चा है। नूरी को उसकी जगह से उठाकर बाहों के हाले में लेते हुए उसने जो इंकशाफ किया था, उसने तो सबके परखच्चे ही उड़ा कर रख दिए थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि अजलान शाह के मुंह से उन्हें ये बातें सुनने को मिलेंगी। वो अजलान शाह, जिसको आसपास के बड़े बड़े जागीरदार अपना दामाद बनाने को तैयार बैठे थे, जिस पर कई लड़कियां जान देती थीं और
दिल हाथों में लिए फिरती थी उसके आगे। आज एक मामूली मुलाजमा के बारे में कुछ ऐसे अल्फाज कहेगा, ये तो किसी के वहमो गुमान में भी ना था। अचानक से धड़ाम की आवाज़ सुनाई दी तो सबने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे में शायद फारिया शाह खड़ी थी। ये सब सुन चुकी थी वो। तभी सदमे से वो नीचे गिरकर बेहोश हो चुकी थी। आज का सूरज कुछ अलग ही तमाज़त लेकर तुलू हुआ था। अजलान शाह के दिल में न जाने क्यों अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। उसे बार बार नूरी की याद आ रही थी। उसका दिल चाह रहा था वो भागकर हवेली पहुंच जाए। कुछ गलत होने का एहसास जल्द ही उसे उठने पर मजबूर कर गया। अगरचे वो ज़रूरी काम से शहर आया हुआ था, मगर अब उसका दिल किसी काम में न लग रहा था। अगरचे वो ज़रूरी काम से शहर आया था, मगर अब उसका दिल किसी भी काम में नहीं लग रहा था। वो उड़कर हवेली पहुंच जाना चाहता था। उसे नूरी की तरफ से बार बार कुछ अनहोनी का एहसास हो रहा था, इसीलिए सारे काम बीच में छोड़कर वो भागता हुआ हवेली पहुंचा था। यहाँ आकर उसके बदतरीन खदशात की तस्दीक हो गई। सब घर वाले जिस तरह नूरी को कटहरे में खड़ा किए उससे सवाल जवाब कर रहे थे, उसे यकीन था कि अगर वो कुछ मिनट लेट हो जाता तो शायद उसके बाद उसे ज़िंदगी भर नूरी को देखना ही नसीब ना होता। उसने बेख्तियार खुदा का शुक्र अदा किया कि वो जल्दी से यहाँ पहुँच गया। नूरी सिसक सिसक कर रो रही थी। उसे अपने कमरे में छोड़कर वो सब घर वालों के सवालों के जवाब देने दोबारा लाउंज में चला गया। मुराद शाह। शहर बानो ने यह नाम दोहराया और मन ही मन में मुस्कुरा दी। मेरे ख्वाबों का शहजादा, मेरा हीरो। गोल गोल झूमते हुए एकदम वो किसी से टकराई थी। इससे पहले कि वो गिरती, दो मजबूत बाजुओं ने उसे संभाल लिया। ज़रा ध्यान से चला करो लड़की, अभी गिर जाती तो। उसके कानों में भारी सांसों की सरगोशी की सूरत मुराद शाह की आवाज़ टकराई तो सीने में एकदम से उथल पुथल दिल करने लगा। साईं आप। बेख्तियार ही वो पीछे होकर खुद में सिमट गई। मुराद शाह की पुरशोक नज़रें उसे ऊपर से नीचे तक देख रही थी। अगर उसे मालूम होता कि मुराद शाह हवेली वापस आ रहा है तो वो कभी भी आज हवेली ना आती। वो तो मुराद की बड़ी बहन सवेरा शाह के कहने पर उसकी शादी की तैयारियों में उसका हाथ बटाने चली आई थी। क्या मालूम था कि आते ही पहला सामना मुराद शाह से हो जाएगा। इससे पहले कि वो दूर भागती, मुराद ने उसके दुपट्टे का पल्लू पकड़कर ज़ोर से अपनी तरफ खींचा तो वो कटी पतंग की तरह उसके सीने से जा लगी। अरे मुझसे शर्मा क्यों रही हो? आखिर तो तुम्हें मेरी दुल्हन बनना है ना? मुराद ने उसकी कुर्बत से मखमूर होकर कहा तो शहरबानो के दिल की धड़कन एकदम ही बढ़ गई। वो जल्दी से मुराद से अलहदा हुई कि कोई देख ना ले। फिर परेशानी से बोली, साईं क्या आपकी अम्मा इस शादी के लिए मान जाएंगी? माना कि हम रिश्तेदार हैं, मगर हमारे और आपके ख़ानदान के बीच ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपकी अम्मा जान कभी भी आपकी शादी एक गरीब लड़की से नहीं करवाएंगी, चाहे वो सैयद ख़ानदान से ही क्यों ना हो। वो इतना तो मुराद की माँ को जानती ही थी कि उन्हें अपने हम पल्ला लोगों से ताल्लुकात बनाने की आदत है। ये तो अगर उन्हें अपनी हवेली के मामलात में मदद के लिए शहरबानो और उसकी माँ की ज़रूरत ना पड़ती तो वो उनको मुंह भी ना लगाती। मुराद ने उसके माथे पर झूलती लट को हाथ से पीछे हटाते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, अम्मा जान को इस शादी के लिए मनाना मेरा काम है। और अगर वो नहीं मानेंगी तो मैं उनके खिलाफ जाकर तुमसे शादी कर लूँगा, मगर तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी, ये बात कभी भी मत भूलना। उसी वक्त किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी तो वो जल्दी से उससे दूर हुआ। शहरबानो दौड़ते हुए वहाँ से चली गई। वो अम्मा जान के कमरे में चला गया। वो मुस्कुरा कर उसे उन्होंने मुस्कुरा कर उसे देखा और उसके माथे पर प्यार देकर अपने सामने ही बिठा लिया। वो मुराद को कुछ लड़कियों की तस्वीर दिखाने लगी कि वो उनमें से किसी एक को पसंद कर ले। बड़ी बहन की शादी के बाद वो उसके सर पर भी सेहरा सजाने का सोच रही थी, मगर मुराद के ख्यालों में तो शहर बानो छाई हुई थी। उसने सोचा कि अभी मुनासिब वक्त नहीं है। जैसे ही अम्मा जान का मूड ज़रा सा ठीक होगा तो मैं उनसे बात करूँगा कि मैं शहर बानो से ही शादी करना चाहता हूँ। वो मुनासिब वक्त का इंतज़ार करता वहाँ से उठ गया। और वक्त वो कब कहाँ किसी के लिए कब रुकता है।
ये तो अपनी ही चाल चलता है और बाजी को ऐसे पलट कर रख देता है कि इंसान अपनी किस्मत पर हैरान परेशान ही रह जाता है। आने वाले कुछ ही दिनों में शहरबानों की माँ को हार्ट अटैक हो गया। वो उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए दूसरे जहान चल बसी। शहरबानों का माँ के अलावा दुनिया में और कोई नहीं था। बाप तो पहले ही वफात पा चुका था और अब माँ भी चली गई। मुराद शाह की वालदा तो किसी भी सूरत एक जवान लड़की को अपने घर नहीं लाना चाहती थी, मगर दुनिया दिखावे की खातिर वो उसे अपने साथ हवेली ले आए, क्योंकि गांव में वही वाहिद उसकी रिश्तेदार थी और उन्हीं का फ़र्ज़ बनता था कि अब वो उस लड़की के सर पर हाथ रखें। अगरचे वो मामूली और कम हैसियत लड़की को किसी भी सूरत अपनी हवेली में नहीं लाना चाहती थी, मगर लोगों के दिलों में अपना अच्छा नाम और मकाम भी तो पैदा करना था। इसलिए इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया जा सकता था और शहरबानों को बज़ाहिर बेटी मगर दर हकीकत मुलाजमा बनाकर वो हवेली में ले आए। भला शहरबानों से अच्छी मुलाजमा उन्हें कहाँ मिल भला शहरबानों से अच्छी मुलाजमा उन्हें कहाँ मिलती, जो उनके घर के सारे काम भी सर अंजाम देती और बदले में तनख्वाह भी ना मांगती। सिर्फ 2 वक्त की रोटी और छत के बदले एक फुल टाइम मुलाजमा का मिल जाना उन्हें गनीमत महसूस हुआ रहा था। हाँ, बस अपने लाडले बेटे मुराद की तरफ से वो कुछ परेशानी का शिकार ज़रूर हुई थी कि कहीं शहरबानों के हुस्न का जादू उसके सर पर ना चढ़ जाए, मगर फिर वो ये सोचकर मुतमईन हो गए कि मुराद का मयार कभी भी इतना नीचे नहीं गिर सकता कि वो शहरबानों जैसी लड़की को पसंद कर ले, वो भी ज़िंदगी भर के लिए। वो कमरे में बैठी परेशानी का शिकार हो रही थी। अजलान शाह ने जिस तरह सब घर वालों के सामने उसे इज्जत और मान दिया था, वो उसकी नज़रों में उसकी इज्जत और भी बढ़ा गया था। मगर अब आगे क्या होगा, ये सोच सोच कर उसका दिल बैठा जा रहा था। ये हवेली वाले जितने मगरूर और तकब्बुर वाले थे ना, वो कभी भी उसको अपनी बहू और उसके बच्चे को अपने घर का वारिस तस्लीम नहीं करते। वो शायद अजलान को मजबूर कर देते कि वो उसे और उसके बच्चे को घर से निकाल दे। या खुदाया, अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँगी। मेरा तो और कोई ठिकाना भी नहीं है। उसने अपने पेट पर हाथ रखा। वो मासूम बच्चा जो अभी दुनिया में आया ही नहीं था, उससे पहले ही नफ़रत और तज़हीक का निशाना बनाया जा रहा था उसे। तो जाने उसकी पैदाइश के बाद उसके साथ क्या सलूक किया जाता। वो यूं हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकती थी। जाने अजलान की उन लोगों से क्या बात हो रही थी। वो अजलान के कमरे से निकल कर बाहर आई, अपने अंदर हिम्मत पैदा की और फिर उस बड़े कमरे की तरफ चल दी जहाँ से उस वक्त सबकी आवाज़ें आ रही थी। वो बाहर ही खड़ी होकर सुनने लगी थी कि अंदर चल क्या रहा है। अंजुमन बेगम अजलान को कह रही थी कि अगर तुमने उस छोटी ज़ात की लड़की को इस घर में रखा और उसे नहीं छोड़ा, तो तुम्हारी इस घर में कोई जगह ना होगी। हम तुम्हें इस हवेली से, इस ख़ानदान से और इस जायदाद से हमेशा हमेशा के लिए बेदखल करके सारे रिश्ते नाते तोड़ देंगे। दादी जान, अजलान की आवाज़ में जितना दुख था वो बाहर खड़ी शाहरबानो अच्छी तरह महसूस कर सकती थी। वो अगर दुनिया में किसी से सबसे ज़्यादा प्यार करता था वो अगर दुनिया में किसी से सबसे ज़्यादा प्यार करता था तो माँ और उसकी दादी ही थी। आपको मालूम है ना कि मैं आपको नहीं छोड़ सकता, फिर भी आप ऐसी बातें कर रही हैं। वो नाराज़गी से खोया हुआ नाज़नीन बेगम को बेटे को प्यार से समझाने की कोशिश करते हुए कहा, देखो वो किसी भी तरह से हमारे ख़ानदान के लायक नहीं है बेटा। ठीक है, तुमने गलती कर ली, जवानी का जोश हमेशा ऐसा ही होता है, मगर अब वक्त आ गया है कि इस गलती को सुधार लो। अभी भी बहुत वक्त नहीं बिगड़ा है। वो बाहर खड़ी ये सब सुन रही थी, दिल सूखे पत्ते की मानित लरस रहा था। जाने अब अजलान क्या फ़ैसला करेगा। उसने अजलान की आवाज़ सुनी। वो अपनी माँ और दादी से कह रहा था, मैं समझ गया हूँ, आप ठीक कह रही हैं। अब वक्त आ गया है कि हम सब अपनी अपनी गलतियों को सुधार लें। माजी पर पछताने का कोई फ़ायदा नहीं, ना ही माजी को कुरेदना चाहिए। उसको लगा कि उसके कानों ने कुछ गलत सुना है। ये अजलान क्या कह रहा था? क्या नूरी से निकाह उसकी गलती थी? वो अब अपनी गलती को सुधारना चाहता था। दादी, आप चाहती हैं कि मैं नूरी को छोड़ दूं, तो ठीक है, मैं छोड़ दूंगा। उसने इससे आगे उसके कान सुनने से इनकारी हो गए थे। वो डबडबाती आंखों और भागते कदमों के साथ अपने सर्वेंट क्वार्टर में आकर बिस्तर पर ढह गई। वो शख्स जिसे
वो शख्स जिसे उसने अपना तन मन धन सब कुछ सौंप दिया था, वो उसे इस मोड़ पर लाकर अकेला छोड़ देगा, ऐसा तो उसने कभी सोचा भी ना था। वो अपनी दादी के सामने उसे छोड़ने की बात कर रहा था। वो ऐसा कैसे कर सकता है? निकाह के वक्त तो उसने वादा किया था कि वो हमेशा उसका साथ निभाएगा, उसे इज्जत और मकाम दिलवाएगा उसका। तो अब वो पीछे क्यों हट रहा था? एकदम से वो कुछ सोच कर उठी, इससे पहले कि वो मुझे छोड़े मैं खुद उसे छोड़ जाऊंगी। बस बहुत करवा ली मैंने अपनी बेइज्जती, बहुत बहुत कुछ सह लिया मैंने। अब मैं मज़ीद और कुछ नहीं सहूँगी। अज़लान शाह, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, या मेरा कोई और सहारा नहीं हो सकता? मैं अब भी ज़िंदगी भर तुम्हारी शक्ल देखना नहीं मैं भी अब कभी ज़िंदगी भर तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहूँगी। जल्दी से उसने एक शॉपर में अपने कुछ जोड़े और कपड़े डाले, सर पर चादर ली और बाहर निकल आई। गेट पर मौजूद चौकीदार को अंदर के हालात का कुछ खबर नहीं थी कि वहाँ पर क्या हो रहा है। उसने सवालिया नज़रों से नूरी को देखा तो वो कहने लगी, बीबी साई ने किसी काम से बाहर भेजा है, वही करने जा रही हूँ, दरवाज़ा खोलो। तो उसने खोल दिया। वो दरवाजे से बाहर निकल गई, फिर कुछ सोचकर वापस पलटी और उससे बोली, छोटे साईं अगर मेरा पूछें तो उन्हें कहना मैं वही करने जा रही हूँ जो आप और बीबी साईं चाहते हैं। चौकीदार ने उलझन से उसे देखा, जैसे इस सब का मतलब जानना चाहता, मगर अब उसके पास वक्त नहीं था। वो भागते हुए हवेली से दूर जाने लगी, जहाँ पर उस जैसे इंसानों की कोई इज्जत ना थी। आखिरी बार उसने पलटकर हवेली की तरफ नम आंखों से देखा। वो यहाँ इस उम्मीद पर आई थी कि शायद अब उसकी ज़िंदगी में कुछ ठीक हो जाएगा, मगर वो गलत थी। उन बड़े लोगों के दिल कभी भी इतने बड़े नहीं हो सकते थे कि वो ज़ात पात को भूलकर इंसान को उसके मकाम से इज्जत देते। उसे अजलान से अपनी पहली मुलाकात याद आई थी। 2 साल पहले की ही तो बात थी, जब वो अपनी 18वीं सालगिरह के लिए दुकान से पेस्ट्रियाँ खरीद रही थी, जब उसने एक बड़ी सी गाड़ी को अपने घर के आगे रुकते देखा था। गाड़ी से एक सूटेड बूटेड नौजवान निकला था बाहर और उसके घर के अंदर चला गया। वो भागती हुई अपने घर में दाखिल हुई कि ये सब राजधानी में कौन घुस आया था उसकी। बचपन से तो वो और अम्मा अकेले थे, अब ये कौन आ गया था और किस मकसद के तहत आया था घर के अंदर। अंदर आकर उसे काफ़ी हैरानी हुई जब उसने देखा कि अम्मा ने उसे गले लगा रखा है। कहीं ये मेरा बिछड़ा भाई तो नहीं जो मेले में खो गया था और अब आखिर हमें ढूंढते हुए यहाँ पर आ गया, उसने पुरजोश अंदाज में चिल्लाते हुए कहा। तो अम्मा और वो लड़का हड़बड़ाकर एक दूसरे से दूर हुए। अम्मा ने उसे हंसकर देखा और कहा, पागल कैसी बातें करती है, जानती तो है तेरा और कोई भाई बहन नहीं है, तो मेरी इकलौती निकम्मी बेटी है। फिर अम्मा के साथ खड़े उस खूबसूरत और हैंडसम लड़के का तारुफ करवाते हुए वो कहने लगी, इससे मिलो, यह अजलान शाह, बड़ा प्यारा बच्चा है। हाँ वाकई प्यारा तो बहुत है, उसने ज़ेरे लब बुड़बुड़ाहट की, मगर वो सुन चुका था। मुस्कुराहट उसके चेहरे पर उभर कर मासूम हुई। फिर वो उस लड़के की तरफ देख कर बोली, अजलान ये मेरी बेटी अजलान ये मेरी बेटी नूरिया है, मगर मैं इसे प्यार से नूरी कहती हूँ। अम्मा के कहने पर वो उसके लिए चाय और दीगर लवा अम्मा के कहने पर वो उसके लिए चाय और दीगर लवाजमात ले आई, मगर इस सारे अरसे के दौरान उस पर बस यही तजस्सुस लेकिन इस सारे अरसे के दौरान उसे यही तजस्सुस खाता रहा कि वो है कौन। उसके जाने के बाद अम्मा ने गोल मोल से अंदाज में बताया कि वो उनकी एक पुरानी दोस्त का बेटा है, जो उनका हाल चाल पूछने चला आया। फिर उसके बाद तो उसका आना जाना हो गया, वो हर हफ्ते के बाद चला आता। वो और अम्मा बैठे घंटों जाने क्या बातें करते रहते थे। उसे देखते ही दोनों चुप हो जाते। वो शिकवा करती, अम्मा जब से वो आपकी ज़िंदगी में आया आप तो मुझे भूल ही गई हैं। अगरचे उसकी अजलान शाह से बराह रास्त बातचीत बहुत कम होती, मगर वो दिल ही दिल में उसे पसंद करने लगी थी। और वो था भी ऐसा कि जो भी लड़की उसे देखती उस पर दिल हार बैठती, मगर उसने कभी उसे आंख भरकर भी नहीं देखा था। वो अक्सर सोचती कि उसके सीने में दिल है या जब पत्थर वो अक्सर सोचती थी उसके सीने में दिल है या पत्थर जो पिघलने को तैयार ही नहीं। उन्हीं दिनों माँ की तबीयत शदीद ख़राब रहने लगी। जिगर का मसला तो उन्हें काफ़ी सालों से ही था, मगर नाकाफ़ी खुराक और दवाओं की अदम दस्तयाबी की वजह से अब ये मसला ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया।
ये मसला अब ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुका था। अगरचे उन्हें अज़लान कई बार अब हस्पताल लेकर जा चुका था और महंगे डॉक्टरों से इलाज भी करवा रहा था, मगर सब डॉक्टरों का यही कहना था कि उनका जिगर अंदर से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो रहा है और अब उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा। ये सुनकर तो उसकी दुनिया ही अंधेर हो गई। उसने बड़ी दुनिया में इस भरी दुनिया में उसके अलावा उनका था ही कौन। डॉक्टर ने जब उसे ये खबर सुनाई तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और फूट फूट कर रोने लगी। तब पहली बार अज़लान ने उसका हाथ थाम कर उसे अपने साथ की यकीन दहानी करवाई कि वो अकेली नहीं है और इस गम में उसके साथ वो बराबर का शरीक है। अम्मा को भी मालूम हो चुका था कि अब उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं। वो अस्पताल में ही एडमिट थी जब एक दिन उसे अपने पास बिठाकर कहने लगी कि मैं चाहती हूँ कि अज़लान से तुम्हारी शादी कर दूँ। वो बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मैं नहीं चाहती जैसी ज़िंदगी मैंने गुजारी वैसी तुम भी गुजारो। मैं तुम्हें बहुत खुश देखना चाहती हूँ, इसलिए मैंने अपने मरने से पहले तुम्हें महफूज हाथों में देना चाहती हूँ। ये सुनकर उसका दिल बेख्तियार धड़का था। मोहब्बत खुद चलकर उसके पास आ रही हो तो कौन काफिर इनकार करता है, मगर अज़लान का संजीदा रवैया देख एकदम से उसके अंदर कुछ टूटा। वो शादी पर दिल से राज़ी नहीं था। उसे महसूस हुआ कि शायद उसने सिर्फ अम्मा जान की मोहब्बत में आकर शादी के लिए हाँ की है। उसका दिल चाहा वो इनकार कर दे, मगर वो खुद गर्ज बन गई। वो अपनी मरती माँ की आंखों में खुशी देखना चाहती थी, इसलिए चुपचाप निकाहनामे पर दस्तखत कर दिए। आज नूरी को घर से गए पूरा 1 महीना हो चुका था और 1 महीने में अज़लान शाह ने उसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था। वो उस दिन अपने घर वालों को नूरी को अपनाने के लिए कायल कर रहा था। वो उन्हें नूरी की सच्चाई बताना चाहता था, इसलिए उसने मुलाजमों को कहा कि नूरी को बुला। अगर वो कमरे में नहीं थी तो आखिर कहाँ गई? क्या वो घर से बाहर चली गई? वो भागता हुआ बाहर पहुंचा, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चौकीदार ने बताया कि उसे तो गए 20 मिनट हो चुके। ये सुनना था कि उसने अपने हवास खो दिए। उसने चौकीदार को बहुत बुरा भला कहा कि उसने अज़लान की इजाज़त के बगैर नूरी को बाहर कदम क्यों निकालने दिया, मगर वो गरीब क्या जानता था कि अब उसकी हैसियत बदल चुकी है, तो वो तो उसे मुलाजमा ही समझता था। और मुलाजमा समझ कर ही उसे जाने दिया। अगर उसे पता होता कि अब वो अज़लान शाह की इज्जत है तो वो कभी भी ऐसी गुस्ताखी ना करता। उसी वक्त वो गाड़ी लेकर निकला। सारा दिन और सारी रात वो सड़कें नापता रहा, इधर उधर देखता रहा, अपने आसपास ढूंढता रहा, मगर वो कहीं नहीं थी। वो दुनिया की भीड़ में गुम हो चुकी थी और ये बात उसको अंदर से जलाने के लिए काफ़ी थी। आखिर क्यों क्यों तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया? गुस्से में आकर उसने स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारा था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे और उसे कहाँ ढूंढे। जहाँ तक उसका ख्याल जाता था कि उसका कोई दोस्त या रिश्तेदार हो, वहाँ वहाँ तक वो जा चुका था, मगर उसका कहीं अता पता ना था। वो प्रेग्नेंट थी और ऐसे वक्त में बीवियों को शोहर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती थी और उसकी बीवी उसे छोड़कर जा चुकी थी, उसके बच्चे समेत। और अब वो जाने किस हाल में थी उसे कुछ मालूम ना था। नूरी के जाने से घर में सब सुकून में आ गए थे। इस खबर ने सबके मूड बहाल कर दिए। अंजुमन बेगम ने अपनी कोशिशें तेज़ कर दी कि वो फारिया और अजलान का रिश्ता जल्द से जल्द तय कर दें। घर के बच्चे थे, घर की बात घर में ही रहती तो बहुत अच्छा होता। वो किसी सूरत नहीं चाहती थी कि फारिया गैर ज़ात या गैर ख़ानदान में जाए। आखिर वो अजलान के चचा की बेटी थी और उसकी शादी उसी से ही करना बनता था। उस दिन नाश्ते की टेबल पर अंजुमन बेगम ने सबको मुखातिब करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि इस महीने के आखिर में छोटे साईं और फारिया का निकाह कर दिया जाए और अगले दिन ही छोटे साईं की दस्तारबंदी की रस्म भी अदा कर दी जाए। साथ में ही ये सुनकर जहाँ फारिया के चेहरे पर मुस्कुराहट फूट पड़ी थी, वहीं अजलान गुस्से से उठ खड़ा हुआ। दादी, आप क्या कह रही हैं? आप जानती भी हैं कि मैं नूरी से शादी कर चुका हूँ और अब मेरी ज़िंदगी में और किसी के लिए कोई गुंजाइश बाकी नहीं। नाज़नीन ने बेटे की सिमत नाराज़ नज़रों से देखा और कहा कि वो लड़की तो थी ही बदकिरदार।
वो लड़की तो थी ही बदकिरदार, तुम्हें धोखा देकर चली गई और तुम हो के उसकी याद में मरे जा रहे हो। अरे हमें तो ये भी मालूम नहीं कि वो कौन थी, किसका खून थी। ऐसे कैसे तुम एक अनजान और गैर लड़की को लाकर हमारे सर पर बिठा दोगे और उसे अपनी बीवी कहोगे तो क्या हम मान लेंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अजलान शाह ने गहरी सांस लेकर खुद को कंपोज किया। उसका ख्याल था कि अब वक्त आ चुका था कि उन सबको नूरी की हकीकत से आगाह कर दिया जाता कि वो उसे कब और कहाँ मिला था। वो असल में थी कौन? मुराद साईं रुकें। मुराद साईं रुकें, मुझे आपसे बात करनी है। वो ज़मीनों और खेतों का जायज़ा लेने निकला था कि जब उसने अपने पीछे शहरबानों की आवाज़ सुनी। वो उसे दूर से बुलाती हुई आ रही थी। वो वहीं रुक गया और उसे करीब आते हुए देखने लगा। उसका चेहरा तो पहले सुर्खो सफ़ेद था, धूप की तमाज़त से और लाल टमाटर बन चुका था। बेख्तियार उसका दिल चाहा कि उसके गाल को बच्चों की तरह खींचे, मगर खुद पर कंट्रोल कर गया। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अगर हमें किसी ने देख लिया तो जानती हो ना कि अम्मा जान को पता चल सकता है, और मैं किसी सूरत नहीं चाहता कि उनको हमारे बारे में ज़रा बराबर भी इल्म हो। मुराद शाह ने आसपास देखते हुए उसे डांटा तो वो मुंह बनाकर रह गई, और अगले ही पल उसकी आंखों में आंसू थे। ये देखकर उसका दिल तड़प कर रह गया। उसने उस सितमगर के चेहरे से आंसू पोंछे और कहा उसने उस सितमगर के चेहरे से आंसू पोंछे और कहा, तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ ये मेरे डांटने की वजह से नहीं है आंसू, बात कोई और है। बताओ क्या हुआ है? शहर बानो ने उसका बाजू पकड़कर उसे सर टिका लिया और कहा कि मैं आपसे दूरी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि आप किसी और से शादी करें। वो थोड़ा हैरान हुआ कि अभी मेरी शादी की बात कैसे आ गई उसके दिमाग में। वो उदासी से बोली थी कि मैंने आपकी और अम्मा जान की बातें सुनी थी। वो अगले ही हफ्ते आपकी मंगनी करने का कह रही थी। उन्होंने तो लड़की भी पसंद कर लिया। वो शहरबानों की ज़ुबानी ये सब सुनकर हैरान रह गया। उसे तो अभी तक इस बारे में कुछ इल्म ही नहीं था। उसे गुस्सा आया कि क्या अम्मा जान के नज़दीक उसकी इतनी भी अहमियत नहीं। कहो कहीं अपने फैसले से आगाही कर दें उसे। उसकी उसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला उन्होंने उसे बताना भी गवारा नहीं किया। वो उसी वक्त शहरबानों का हाथ छुड़ाकर हवेली चला गया और सीधा अम्मा जान के पास जा पहुंचा और पूछा कि मुझे खबर मिली है आप मेरी मंगनी करना चाह रही हैं। वो एक पल को चौंक गई कि मुराद के कानों तक बात कैसे पहुंची, मगर फिर सोचा कि घर में 100 मुलाजमीन है, हो सकता है कोई आपस में बात कर रहा हो तो मुराद ने सुन लिया। उन्होंने उसे बैठने का इशारा किया और अपने असली दबंग अंदाज में कहा, हाँ हमने यही सोचा है। हमें उम्मीद है कि हमारी पसंद की हुई लड़की को तुम कभी इनकार नहीं करोगे। कब तक तुम भतीजे और भतीजियों को गोद में खिलाते रहोगे? अब हमें तुम्हारे बच्चे देखने का अरमान है। अम्मा जान, मैं किसी को इससे पहले के ये अल्फाज मुराद के लबों से निकलते उन्होंने हाथ उठाकर उसे खामोश करवा दिया और कहा कि अगर तुमने मेरी पसंद की लड़की से शादी ना की तो तुम्हारे लिए इस घर में, इस जागीर में कोई जगह नहीं। तुम्हारा हम में से कोई किसी से कोई ताल्लुक नहीं होगा। तुम हमेशा के लिए हमें छोड़कर जा सकते हो। ये सुनकर तो मुराद सन्नाटे में ही आ गया। वो अम्मा जान को छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। बाबा जान की वफ़ात के बाद जिस तरह उन्होंने जागीर को और अपने बच्चों को पाला था, अब वो ये डिज़र्व नहीं करती थी कि उम्र के इस हिस्से में आकर उन्हें तनहा छोड़ दिया जाता, और वो भी उस वक्त जब उन्हें अपने बच्चों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मुराद ने अभी तो उन्हें ये भी नहीं बताया था कि वो शहरबानों को पसंद करता है, और उन्होंने इतना सख्त रद्द अमल दे दिया। अगर उन्हें पता चल जाता कि वो लड़की कोई और नहीं शहरबानो है तो न जाने वो क्या करती। अब मुराद के पास सिर्फ एक ही हल था, और वो था खुफिया निकाह। शहरबानो हरगिज़ भी इस बात पर राज़ी नहीं थी, लेकिन उसका मुराद के अलावा इस दुनिया में और कोई था भी नहीं, और वो उसे हरगिज़ भी नहीं खो सकती थी, इसलिए मान गई। थोड़े दिनों बाद उसने अपने कुछ मुखलिस दोस्तों की मौजूदगी में हमेशा के लिए शहरबानो को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया।
वही उजले अरूसी में गया तो शहर बानों की खूबसूरती देख मबहूत होकर रह गया। वो उस वक्त आसमान से उतरी कोई परी लग रही थी। उसने बेइख्तियार उसका हाथ थामा और लबों से लगा लिया। मैं तुम्हें अब कभी हवेली वापस नहीं लेकर जाऊंगा। वो नहीं चाहता था कि अम्मा जान को उन दोनों पर ज़रा भी शक हो या वो शहर बानों को मुलाजमा बना कर रखें। अब वो मुराद शाह की बीवी थी तो उसका हक बनता था कि उसे वो इज़्ज़त और मर्तबा मिलता जिसकी वो मुस्तहिक थी। शहर बानों के लिए उसने शहर में एक फ़्लैट किराए पर ले लिया। वो वहीं रहने लगी, मगर वो ज़्यादातर वक्त गांव में ही रहता, क्योंकि अब उसको इस ज़मीनों वगैरह के सारे मामलात देखना पड़ते थे। बड़े भाई को कैंसर नामी बीमारी ने जकड़ लिया और अब वो कुछ भी करने के काबिल नहीं रहे थे। यही वजह थी यही वजह थी कि अब वो शहरबानों को ज़्यादा वक्त नहीं दे पाता था और वो दिन ब दिन उसकी गैर मौजूदगी में मुरझाती जा रही थी। अब की बार वो शहरबानों से मिलने आया तो उसके गले लगकर वो रो दी और कहा कि मैं मुलाजमा बनकर रह लूँगी, मगर मुझे भी अपने साथ हवेली ले जाएं। कम से कम आप मेरी नज़रों के सामने तो होंगे ना। वो हरगिज़ उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था, मगर शहरबानों की ज़िद के आगे मजबूर हो गया। अम्मा जान को यही मालूम था कि शहरबानो शहर में अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गई है, इसलिए जब वो 3 माह बाद वापस आई तो उन्होंने उसे फिर से उसकी सारी जिम्मेदारियां सौंप दी। अब उसकी जिम्मेदारियों में मुराद की भतीजे भतीजियों का ख्याल रखना भी शामिल कर दिया गया था। चूँकि मुराद के भाई और भावज इलाज के सिलसिले में बैरून मुल्क जा चुके थे, सारा दिन वो हवेली के मुलाजमों के आगे पीछे फिरती सारा दिन वो हवेली वालों के आगे पीछे फिरती और खिदमतें करती रहती, शायद इसी वजह से कि किसी बहाने ही सही अम्मा जान का दिल उसके लिए नर्म हो जाए और वो उनके दिल में जगह बनाने में कामयाब हो जाए तो वो उसे कबूल कर लेंगी बहू के रूप में अपनी। गांव वापस आए अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ था कि उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई। अम्मा जान की ज़ीरक निगाहों से वो कब तक बख्शती। आखिर उन्होंने भांप ही लिया कि वो हमल से है और वो दिन शहरबानों की ज़िंदगी का बदतरीन दिन था। अजलान ने जब पहली बार नूरी को देखा तो वो उसे आम लड़कियों जैसी ही लगी। कुछ भी तो उसमें ख़ास ना था, मगर हाँ, जैसे जैसे वो उसको करीब से हाँ, मगर वो जैसे जैसे उसको करीब से जानता गया उसे वो अच्छी लगने लगी। उसकी बड़ी वजह शायद ये भी थी कि उसने आज से पहले कभी किसी लड़की को इतने गौर से देखा ही ना था और ना ही किसी से बात की थी। जबकि अब वो नूरी को बगैर थके घंटों सुन सकता था। यही वजह थी कि उसने खुद उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का फ़ैसला किया। यही वजह थी कि उसने खुद उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का फ़ैसला किया, क्योंकि उसे लगता था कि यही वो बंदी है जिसके साथ वो अपनी सारी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार सकता था। मगर वो अभी नूरी के सामने इजहार मोहब्बत नहीं कर सक मगर वो अभी नूरी के सामने इजहार मोहब्बत नहीं कर सकता था। उसकी माँ की हालत ऐसी नहीं थी। उस वक्त उसकी माँ को उन दोनों का साथ चाहिए था। मोहब्बत के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी थी, मगर इसके बावजूद शादी की पहली रात जब उसने नूरी को देखा तो वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाया। मर्द मोहब्बत का इजहार करे ना करे, मगर उसे अपने हकूक़ अच्छे से लेना आते हैं और यही अज़लान ने किया था। उसने नूरी को बीवी के रुतबे पर तो फाइज कर दिया, मगर वो उसे ये एतबार और एतमाद दिलाने में नाकामयाब रहा कि वो उससे प्यार करने लगा है। उसकी माँ की वफ़ात के बाद वो उसे अपने साथ हवेली ले आया। वो किसी को क्या बताता कि ये कौन है, इसलिए उसने फ़िलहाल यही मुनासिब समझा कि यही कह दे कि वो एक गरीब और बेसहारा लड़की है और वो और वो चाहता है कि वो और वो चाहता है कि वो यहाँ हवेली में रहे। अजलान का ख्याल था कि मुनासिब वक्त आने पर वो पहले अपनी माँ और फिर दादी को आहिस्ता आहिस्ता नूरी के बारे में सब बता देगा, मगर किस्मत उससे पहले ही अपना खेल खेल देगी। उसके वहमो गुमान में भी ना था हम इससे पहले कि वो नूरी से इजहार मोहब्बत करता और उसे बाइज़्ज़त तरीके से अपनी ज़िंदगी में शामिल करता और घर वालों को बताता कि वो सब हो गया जो उसने सोचा भी ना था। उसे अपनी और नूरी के निकाह की हकीकत अचानक खोलना पड़ी, ताकि उसके बच्चे और नूरी के किरदार पर कोई सवाल ना उठे। लेकिन उसके बाद नूरी का यूं घर से चले जाना उसे तकलीफ़ में मुब्तला कर गया। अब घर वाले चूँकि चाहते थे कि वो दूसरी शादी कर ले और नूरी को छोड़ दे, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी हो गया था कि वो इस हकीकत को सब पर वाज़े कर दे कि वो कौन है।
इससे पहले कि वो मज़ीद कोई बात करता, मुलाज़िमा ने भागकर उसे बताया कि नूरी वापस आ चुकी है। सभी घर वालों के चेहरे पर ज़लज़ले के जैसे आसार नमूदार हुए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो जाकर फिर वापस आ जाएगी, जबकि उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना था। वो भागते हुए बाहर गया। वो धूप में खड़ी थी। वो 1 माह बाद देख रहा था उसे, और पहली नज़र में ही वो उसे बहुत कमज़ोर और लाग़र महसूस हुई। जाने ये 1 महीना उसने कैसे और किस तरह गुज़ारा था और कहाँ गुज़ारा था, लेकिन उसके लिए यही बात खुशी की थी कि वो वापस आ गई। दौड़ते हुए उसने आगे बढ़कर उसे गले लगाना चाहा, मगर उसने हाथ उठाकर उसे वहीं रोक दिया। अपने बैग में से कुछ कागज़ात निकाले और उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये तलाक के पेपर्स हैं, बराए मेहरबानी इन पर दस्तखत कर दीजिए। अज़लान ने शॉक्ड होकर उसकी तरफ देखा। तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? ये क्या भोंडा मजाक कर रही हो तुम मेरे साथ? गुस्से से उसने वो कागजात दूर फेंके और उसका बाजू दबोच कर उसे अपने करीब करते हुए वो धाड़ा था, तुम्हारी भूल है कि तुम मुझे छोड़ सकती हो या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। नूरी ने उसकी आंखों में देखते अपना बाजू छुड़वाया था। उस पल तो वो कोई और ही लड़की लग रही थी उसे, मजबूत और पूरे तमाद। इतनी देर में वहाँ बाकी घर के सारे अफराद भी पहुँच गए थे। अंजुमन बेगम और नाजनीन बेगम का तो बस नहीं चल रहा था कि वो कोई जादू की छड़ी घुमाए और नूरी को गायब कर दे मंजर से। वो उनकी तरफ देखकर इस्तेहसाया अंदाज में मुस्कुराई और कहने लगी, फ़िक्र मत करें, मैं आप लोगों की मुश्किल का हल ही निकाल कर आई हूँ। मैं आप लोगों की मुश्किल हल करने ही आई हूँ। ये तलाक के पेपर्स हैं, इन पर छोटे साईं को कहें कि दस्तखत कर दें, वरना मुझे अदालत से खुला लेनी पड़ेगी। और हाँ, ये मत कहिएगा कि मैं चूँकि उम्मीद से हूँ तो तलाक नहीं हो सकती। ऐसा वैसा कुछ नहीं। ये सुनकर एकदम ही मौत किसी खामोशी छा गई थी हर तरफ। वो ये क्या कह रही थी? एक पल को तो किसी की समझ में कुछ नहीं आया। नूरी ने एक एक लफ्ज़ चबाते हुए कहा, जी हाँ, आप सबने बिल्कुल ठीक सुना, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। वो अंजुमन बेगम की तरफ देखकर बोली थी, आप बहुत होशियार समझती हैं ना खुद को, और जहाँ दीदा तजर्बाकार भी, मगर मेरे मामले में आपका ये तजर्बा किसी काम ना आ सका। आपने मेरी कमज़ोरी के सबब आने वाले चक्कर और मैदे के ख़राब होने से आने वाली उल्टियों को लेकर यही सोचा कि शायद मैं किसी के साथ मुंह काला करके आई हूँ। यहाँ से जाकर मैंने अपने टेस्ट करवाए तो पता चला कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं। फिर अब तुम यहाँ लेने के आई हो। अब तो तुम्हारे पास बिल्कुल भी यहाँ रहने की कोई वजह नहीं बची। फारिया ने आगे बढ़कर चिल्लाते हुए कहा, ये लड़की कैसे वापस आ सकती है? वो तो दिन रात दुआएं मांगती थी कि वो कहीं मर जाए या चली जाए, ताकि अज़लान की ज़िंदगी से कम वो दूर हो जाए। मगर शायद सभी दुआएं कबूल नहीं होती, तभी तो वो उसको उसके सामने खड़ी शेरनी की तरह धाड़ रही थी। और अज़लान, वो तो उसका ये रूप देखकर ही सकते में आ गया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इस तरह भी बोल सकती है। उसने तो कभी नूरी को किसी के सामने ऊंची आवाज़ में बात करते नहीं देखा था। नूरी ने ज़मीन पर से कागजात उठाए और अज़लान की तरफ दोबारा बढ़ाते हुए कहा कि इन पर दस्तखत कर दो, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। आखिर वजह क्या है? अज़लान ने स्पाट अंदाज में पूछा। वो उसकी इस तब्दीली की वजह जानना चाह रहा था। यही वजह है कि मैं तुम्हारे जैसे नीच और घटिया ख़ानदान में एक पल भी नहीं गुजार सकती। वो नफ़रत से बोली तो शाह बीबी को आग लग गई। लड़की, अपनी हद में रहो, वरना तुम्हारी ज़ुबान खींच लूँगी मैं गुद्दी से। तुम्हें हमेशा के लिए चुप करवाना जानते हैं हम। अंजु तुम्हें हमेशा के लिए चुप करवा देंगे, तुम्हारी ज़ुबान गुद्दी से खींचकर। अंजुमन बेगम का गुस्सा उबल कर बाहर आया। वो भी अब की बार चुप रहने वाली नहीं थी, इसीलिए चीख कर बोली, इसके अलावा आपको आता भी क्या है? और आपने सारी उम्र यही तो किया है, दूसरों को चुप ही तो करवाया और उन्हें अपने इशारों पर नचवाया। मेरी माँ के साथ भी आपने यही किया और मेरे साथ भी यही करने जा रही थी, मगर मैं अपनी माँ की तरह कमज़ोर नहीं हूँ। अंजुमन बेगम ने दहल कर सीने पर हाथ रखा। उनकी छठी हिस्स ने जैसे कुछ अनहोनी होने का इशारा दिया। क्या मतलब है तुम्हारा? कौन थी तुम्हारी माँ? क्या किया है मैंने उसके साथ? उनको अपनी आवाज़ जैसे दूर किसी कुएं से आती सुनाई दी थी। अज़लान को अब कुछ कुछ अंदाज़ा हो रहा था कि शायद वो सब हकीकत जान गई है, तभी वापस आकर ये सब कर रही है। अरे, आपकी तो याददाश्त बड़ी कमज़ोर हो गई है। आपको तो याद ही नहीं कि मेरी माँ कौन थी। चलें, मैं ही आपकी मुश्किल आसान कर देती हूँ। अपने बेटे मुराद शाह को बुलाएं, वो बताएंगे कि मेरी माँ कौन थी और मैं कौन हूँ।
उसके अल्फाज थे या तमाचा। अंजुमन बेगम को महसूस हुआ कि जैसे उसने उन्हें भरे बाजार में रुसवा कर दिया। वो अब ऊंची आवाज़ में अपने बाप मुराद शाह को आवाज़ दे रही थी। मुराद शाह, बाहर आइए, कहाँ चुप कर बैठे हैं? आज तो आपको सारे सवालों के जवाबात देने ही होंगे। शोर और हंगामा सुनकर मुराद साहब भी अंदर से भागते हुए तकरीबन बाहर निकले थे। वो उन्हें देखकर मुस्कुराई और उनके ऐन सामने खड़े होकर जहरखंद लहजे में बोली, मुझसे मिले, मैं हूँ आपकी बेटी शहरबानो नूरिया मुराद। अरे अरे, हैरान मत होइए, आपको नहीं मालूम था? मुझे भी नहीं मालूम था। अभी कल ही इल्म हुआ, अम्मी की पुरानी डायरी पढ़कर। बस इसलिए फिर रह नहीं पाई। सोचा जाकर आज उस शख्स को गौर से देखूं जिसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि अपनी बीवी और बेटी को कबूल कर पाता। माजी याद तो होगा ना आपको, बल्कि सभी को याद होगा 20 साल पहले का वो दिन जब मेरी माँ को जलील करके इस घर से निकाला गया था। 20 साल पहले का वो दिन सबकी आंखों के सामने घूम गया। 20 साल पहले का वो दिन सबकी याददाश्त में ताज़ा हुआ। शहरबानो की तबीयत बहुत ख़राब थी और अंजुमन बेगम को मालूम हो गया था कि वो पेट से है। उन्हें शक भी हो गया था कि हो ना हो ये मुराद का ही बच्चा है, लेकिन वो किसी भी सूरत अपने बेटे का नाम इस सब में नहीं आने देना चाहती थी। दूसरी तरफ अपने बेटे मुराद को भी वो अच्छी तरह जानती थीं कि वो इतना कम हिम्मत था कि किसी के सामने ये कबूल ही नहीं कर सकता था कि शहरबानो उसकी बीवी और ये बच्चा उसी का है। और उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया था। सबके सामने शहरबानो को खूब जलील किया और उससे पूछा कि इस बच्चे का बाप कौन है, नाम बताओ उसका। और वो बेचारी चुपचाप मुराद की तरफ देखती रही कि शायद वो उसकी हिमायत में कुछ बोले, मगर वो नज़रें चुरा गया था। उसकी कम हिम्मती ने उसे मजबूर कर दिया था कि वो सब कुछ अपनी आंखों से होता देखे और चुप रहे। शहरबानों को बदकिरदार और बदचलन का खिताब देकर सब घर वालों और गांव वालों के सामने जलील करके उसे घर से निकाल दिया गया। उसके बाद मुराद की दूसरी शादी करा दी गई और आज उसी शहरबानों की बेटी वापस आई थी, पलट आई थी वापस। अंजुमन बेगम को इतने साल की जीत अपनी हार में बदलती महसूस हुई थी। ये सब सुनकर मुराद शाह के अंदर खड़े होने की हिम्मत नहीं बची थी और वो वहीं ज़मीन पर जा गिरे। इतने सालों से जो ज़मीर की कसक उन्हें परेशान करती थी, वो क्या कम थी कि अब वो अपनी बेटी की नज़रों में भी हमेशा हमेशा के लिए गिर चुके थे। शहरबानों के साथ गलत किए जाने के एहसास ने ज़िंदगी भर चैन नहीं लेने दिया था। अगरचे कई बार उन्होंने बाद में उसको तलाश करने की भी बहुत कोशिश की, मगर वो नहीं मिली। वो उससे मिलकर माफ़ी मांगना चाहते थे, वो सब कुछ पहले की तरह सही कर देना चाहते थे, मगर वो ऐसी गुम हुई कि फिर कभी नहीं मिली। अगरचे कई बार उन्होंने बाद में उसको तलाश करने की बहुत कोशिश की, मगर वो नहीं मिली। वो उससे मिलकर माफ़ी मांगना चाहते थे और सब कुछ पहले की तरह सही करना चाहते थे, मगर वो ऐसी गुम हुई कि फिर मिली ही नहीं। आज इतने बरसों बाद शहरबानों की शबी वापस पलटी थी, मगर नफ़रत और इंतकाम की आग आंखों में लिए। नूरी, बस कर दो, चचा की तबीयत ख़राब हो रही है। अजलान ने उसे नरमी से टोकना चाहा, मगर वो उसे भी चुप करवा गई। नफ़रत से कहा कि आपके चचा मर भी जाए ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्होंने अपनी बीवी और बच्चे के किरदार की गवाही दिए बगैर उन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर किया और आप सबको बताकर ये सब करना चाह रहे थे, जैसे कोई गुनाह करके सबूत मिटाने की कोशिश करता है। अजलान शाह को उसकी बात समझ में नहीं आई कि वो ऐसा क्यों समझ रही थी कि वो उसे अपनी ज़िंदगी से दूर करना चाहता था। शायद उसे कोई गलत फहमी हो गई थी। मुराद शाह की तबीयत ख़राब होने लगी। उसने एक बार फिर से नूरी को टोका, अभी कुछ मत कहो, सारे हिसाब बाद में ले लेना, इनकी तबीयत ख़राब हो रही है। तो वो चीख कर कहने लगी, अल्लाह करे कि ये मर जाएं। मेरे लिए तो वैसे भी ये 20 साल पहले ही मर चुके हैं, क्योंकि मेरी माँ ने तो मुझे यही कहा था कि मेरी पैदाइश से पहले मेरा बाप मर चुका था। तो ये अब मर भी जाएं तो मुझे कोई परवाह नहीं। वो रुकी नहीं और हवेली से बाहर जाने के लिए कदम बढ़ा दी। अजलान ने अपने ख़ास आदमी को नामहसूस अंदाज में इशारा किया
कि वो उसके पीछे जाए और देखे कि वो कहाँ जा रही है। अब वो उसे खो नहीं सकता था। वो खुद जल्दी से मुराद शाह को गाड़ी में डालकर अस्पताल लेकर चला गया, क्योंकि उनकी हालत शदीद तशवीशनाक हो चुकी थी। शायद उनको हार्ट अटैक हुआ था। दरवाजे की घंटी बजी तो वो जल्दी से दरवाज़ा खोलने गई। ये वक्त उसकी दोस्त के घर आने का होता था, जिसके घर आजकल वो रह रही थी। मगर जब दरवाज़ा खोला तो सामने दुश्मन जान को देख एक लम्हे को तो दिल धड़कना ही भूल गया। फिर सब याद आया तो गुस्से से दरवाज़ा बंद करना चाहा, मगर वो पहले से तैयार था। अपना पाँव बीच में देकर उसने उसकी कोशिश को नाकाम कर दिया। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? चले जाएं यहाँ से। मैं आपको अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो सारे हिसाब किताब चुकता करने आया था। उसने दरवाज़ा बंद किया और उसकी पुश्त पर से बाजू नूरी के गले में डाला और कंधे पर सर रखकर मखमूर लहजे में बोला, मगर मैं तो यहाँ अपनी बीवी से मिलने आया हूँ। उससे बात किए बगैर तो मैं हरगिज़ नहीं जाऊँगा यहाँ से। उसकी इतनी कुर्बत पर नूरी का दिल इतनी तेज़ी से धड़का जैसे अभी बाहर आ जाएगा। नूरी, यकीन करो, इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं। मैं बिल्कुल भी तुम्हारे बाप और चचा के जैसा नहीं हूँ। हाँ, मैंने ये गलती ज़रूर की कि तुम्हें घर ले जाते इस सबको तुम्हारा तारुफ नहीं कराया, तुम्हारा मकाम नहीं बताया कि तुम मेरी बीवी हो। मगर तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा? नूरी ने आहिस्ता से उसके बाजू खुद पर से पीछे हटाए। मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी। उस दिन आप अपनी दादी से यही कह रहे थे ना कि ठीक है, अगर आप चाहती हैं कि मैं नूरी को छोड़ दूं तो मैं अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ दूंगा। तो बताएं, उसके बाद मेरे लिए वहाँ रुकने की कोई गुंजाइश बचती थी क्या? अज़लान शाह ने यह सुनकर अपना सर पकड़ लिया और उसे मसनूई नाराज़गी से घूरते हुए कहा कि अगर तुमने इतनी बातें सुन ली थी तो फिर आगे भी थोड़ा सा और सुन लेती ना। आधी अधूरी बातें सुनकर वापस पलट जाने की क्या तुक बनती थी फिर? मैं तो उनसे ये कह रहा था कि अगर आप चाहती हैं कि मैं उनको छोड़ दूं तो मैं उनको छोड़ दूंगा, लेकिन ज़िंदगी भर फिर मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा। मैं उनको तुम्हारी सच्चाई बताना चाहता था। आई एम श्योर ये बातें तुमने सुनी ही नहीं होंगी और बस बेवकूफ़ों की तरह मुंह उठाकर चल दी। खुद को बेवकूफ़ कहने पर नूरी ने उसे घूर कर देखा। वो उसकी सुनी कहाँ रहा था। मैं 8 साल का था जब तुम्हारी माँ को हवेली से बाहर निकाला गया। वो सारा मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा था। तुम्हारी माँ एक बहुत अच्छी औरत थी। उस ज़माने में मुझे तस्वीरें बनाने का बहुत शौक़ हुआ करता था, तो मैं अक्सर उनसे घंटों घंटों अपनी तस्वीरें बनवाया करता था। मैं छोटा था तो समझ नहीं पाया कि उन्हें क्यों निकाल दिया गया, मगर मैं अक्सर उनकी और अपनी तस्वीरों को देखा करता और सोचा करता कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो उनसे ज़रूर मिलूंगा। वक्त की धूल ने आहिस्ता आहिस्ता उन्हें मेरे जहन से निकाल दिया, मगर जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने अपने चचा को उन्हीं की तस्वीरों के सहारे जीते देखा और रोते हुए देखा। तब मुझे हकीकत का इल्म हुआ। उन्होंने मुझे ज़िम्मेदारी दी कि मैं शहर बानो आंटी को तलाश करूं। वो खुद तो उनका सामना नहीं कर सकते थे, इसलिए जब मैंने उनकी तरफ से माफ़ी मांगी तो तुम्हारी माँ ने उन्हें माफ़ कर दिया, क्योंकि वो उनसे मोहब्बत ही बहुत करती थी। हाँ, लेकिन उन्होंने यही शर्त रखी कि वो कभी भी उनसे मिलेंगी नहीं। उन्होंने तुम्हें तुम्हारे बारे में उन्होंने तुम्हें उनके बारे में नहीं बताया था कुछ भी। मुझे भी यही कहा कि तुम्हें उनके माजी के बारे में कुछ ना बताऊं। मैंने तुमसे छुपाया कि तुम्हारा बाप कौन है और हमारा तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है, क्योंकि तुम्हारी माँ ऐसा चाहती थी। नूरी की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने अम्मा की डायरी पढ़ी थी। उन्होंने मुराद शाह से बहुत मोहब्बत की थी, इतनी कि उनको माफ़ भी कर दिया। मगर मैं अपनी माँ जितनी आला ज़र्फ नहीं हूँ। मैं उस शख्स को कभी माफ़ नहीं कर सकती। अज़लान ने नरमी से उसके आंसू साफ़ किए और उसके हाथ थाम कर लबों से लगाए। मैं जानता हूँ माफ़ करना इतना आसान नहीं होता, और मैं तुम्हें कह भी नहीं रहा कि तुम उन्हें माफ़ कर दो, लेकिन उन्होंने भी बहुत सज़ा झेली है। इतने साल वो भी मुर्दों की तरह ज़िंदगी गुजारते आए हैं। एक जिंदा लाश की तरह वक्त काटा है उन्होंने। अभी भी वो अस्पताल में तुम्हारे ही मुंतज़िर हैं, तुमसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। क्या तुम शहरबानों की बेटी बनकर उन्हें माफ़ नहीं कर सकती? उसने अपने आंसू साफ किए। उसे यकीन था कि अगर उस वक्त उसकी माँ यहाँ पर होती तो वो भी उसे यही कहती कि वो माफ़ कर दे, ताकि अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से आगे बढ़ा सके। बाज़ औक़ात माफ़ करना हमारी खुद की ज़हनी सेहत के लिए भी ज़रूरी होता है। वो मुस्कुराई थी। ठीक है, मैं उनसे मिलने अस्पताल जाऊंगी। अज़लान ने उसे प्यार से देखा। अच्छा चलो, ये बात तो हो गई, अब हम अपने रिश्ते के बारे में बात भी कर लें कुछ।
अज़लान के बेबाक अंदाज पर वो एकदम से शर्मा गई। हम अभी चचा से मिलने जाएंगे, उसके बाद मैं तुम्हें अपने शहर वाले फ्लैट में ले जाऊंगा। आज के बाद वही तुम्हारा घर होगा। तुम्हें अपनी किसी दोस्त के यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। वो सुनकर परेशान हुई। अब आपकी माँ और दादी क्या मान जाएंगी? उसने अनजाने खदशे के तहत पूछा। वो अंजुमन बेगम की नीयत और फितरत से अच्छे से जानकारी हासिल कर चुकी थी। वो अंजुमन बेगम की नीयत और फितरत अच्छे से जान चुकी थी। अज़लान ने कहा, जब तक वो तुम्हें दिल से कबूल नहीं कर लेंगी, वो ना कभी तुमसे मिल पाएंगी और ना ही तुम उन्हें देख पाओगी। अज़लान ने उसे अपने साथ की भरपूर यकीन दहानी करवाई और नूरी ना चाहते हुए भी सब बातों पर ईमान ले आई, क्योंकि वो मुराद शाह नहीं था, वो अज़लान शाह था, जिसे अपने लफ्ज़ों का पास रखना आता था और उन्हें वो निभाना भी खूब जानता था। उसे उम्मीद थी कि ज़िंदगी का अब आने वाला वक्त उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ खुशियाँ ही लेकर आएगा। अज़लान शाह जैसे शख्स का साथ किस्मत वालों को मिलता है, और वो भी अपनी किस्मत पर सजदा शुक्र बजा लाई थी फ़ौरन।